So everyone note down. Today in this class we are starting definite integral. Okay. So integration के अंदर अगर देखा जाए तो दो टॉपिक है, एक है indefinite integral और दूसरा है definite integral. So today we are starting definite integral where you require the concept of not only concept, actually it's 100% integration only, indefinite integral only. मतलब तुमको अगर indefinite integral नहीं आता मतलब definite integral का कोई सवाल ही नहीं रेज होता है समझ में आने का भी. Okay, so we are actually doing indefinite integral only. Okay, so ध्यान देना एक बार. The only thing we will see here in this particular chapter extra will be the limit. And what is the application of definite integral? As ISC students का वो particular part हट चुका है, CBSE का तो है, तो जब हम लोग वो करेंगे application, then I'll explain you what is the meaning of definite integral. यहाँ पे limit का मतलब क्या होता है, वो मैं explain करूंगा when I will start application of integrals. So let us start with the calculation part. मतलब कैसे हम लोग definite integral के sum को solve करते हैं, उस part से हम लोग start करते हैं. So the name of the chapter we are starting is definite integral. Okay, now note down. Suppose you have an integral where lower limit, this is called lower limit. Okay, so क्या बोलते हैं हम लोग, lower limit, and this is called upper limit. ठीक है, जब हम एप्लीकेशन बताएंगे इसका, then you will understand कि इसका मीनिंग क्या होता है. ऑलराइट, जब मैं इस चैप्टर का एप्लीकेशन कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इस लोअर लिमिट का और अपर लिमिट का ग्राफ पे मीनिंग क्या होता है. बट अभी जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ सम्स पे ध्यान देने वाले. उसके बाद dx हो गया एंड f of x इज द इंटीग्रेंड. f of x इज द इंटीग्रेंड. ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट. अब देखो ध्यान से, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx डिनोटेड विद. इस फंक्शन का अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन को हम लोग कैपिटल f ऑफ x से डिनोट करेंगे. देखो ऐसा मत समझना कि छोटा लेटर का इंटीग्रेशन करने से बड़ा लेटर हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ये मत समझना तुम लोग. बट ये याद रखना कि इसका ये बस नोटेशन है. क्या नोटेशन है कि हम लोग fx का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब वो f ऑफ x से, कैपिटल f ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं. So it is 100% indefinite integral only, but the extra thing which we have to do is we have to use this bracket and then apply limit. क्या करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन करने के बाद जो हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल जो करते हैं वो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का ब्रैकेट देके और लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे. ऑलराइट, अब देखो इस स्टेप के बाद ये जो अपर लिमिट है, इस पूरे एक्सप्रेशन में एक बार x की जगह पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना. क्या बोला मैंने, पूरे एक्सप्रेशन में एक बार x की जगह पे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला मैंने. तो अगर मान लो मैं पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह अपर लिमिट लगाऊंगा, मतलब x की जगह पे b पुट करूंगा, f of b, you will get f of b plus c if I put upper limit here. अगर मान लो मैं ये पूरा एक्सप्रेशन में अब मैं लोअर लिमिट पुट करूं तो क्या आएगा बताओ तो, f of a plus c आएगा, बिकॉज c तो कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एनीथिंग व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसीलिए उसको कांस्टेंट कहते हैं. तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज. इफ आई पुट अपर लिमिट इट विल रिमेन एज इट इज. अगर मैं लोअर लिमिट पुट करूं तो भी वो जैसे वैसे रहेगा. आज इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि c कैंसिल हो गया. एंड ओवरऑल व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग f of b minus f of a. So from here we come to the conclusion that जब हम लोग सम्स डेफिनेट इंटीग्रल का कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को प्लस सी देने का कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो जो प्लस सी देने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सी कैंसिल ही हो जा रहा है. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. अगर हम दे देते तो क्या होगा, देंगे तो मतलब मैं ये तो समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग को प्लस सी देने का कोई जरूरत ही नहीं है. व्हाई, बिकॉज वी आर फाइंडिंग दैट दिस कांस्टेंट गेट्स कैंसिल्ड एंड दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग दैट व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल we will not give plus c. Is this clear to everyone? Now let us understand the meaning of this with the help of example number 1. Okay, let us understand the meaning of this with the help of example number 1. So suppose we have lower limit as 1 and upper limit as 2, let's say. Okay, and suppose the question is x square dx. Clear?
सो आई सेड यू दैट जैसे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं ना, वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे भी करना है। तो बताओ तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हम लोग प्लस ही नहीं देंगे, ठीक है? इस तरह एक ब्रैकेट दे देना, लोअर लिमिट को यहां लिख देना, अपर लिमिट को ऐसे इस तरफ लिख देना। अब करना क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ये बताओ कि क्या चीज है? एक्स का वैल्यू है ये। तो एक बार हम लोग एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट कर देंगे जहां जहां एक्स है। तो अगर हम अपर लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। और जो रिजल्ट आ है हम लोग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? एक बार एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करके। तो अगर हम एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 मिल जाएगा। So what is the answer on simplification? We are getting that the answer is 7 divided by 3. I hope you all are understanding it. समझ में आया सबको को? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को पूरा पूरी indefinite integral का ही concept चाहिए. Now there are few points which you must note down. What is that note down? कि अगर मान लो हम यहाँ पे suppose limit substitute कर रहा हूँ, ठीक है? देखना एक बार ध्यान से. Suppose मान लो मैंने एक क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लिया और इंटीग्रेट करने के बाद मैं लिमिट लगा रहा हूं, जैसे मान लो ये, तो हमारे पास दोनों चॉइस है, समझ में ना? दिस इज द स्टेप आफ्टर इंटीग्रेशन, ऑलराइट? तो मान लो अगर ये सिचुएशन आया तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि पूरा एक्सप्रेशन में एक बार एक्स की जगह 2 लगा दो, माइनस एक बार एक्स की जगह 1 लगा दो। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको और इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को अलग सॉल्व कर दो लिमिट लगा के, ठीक है? और बीच में प्लस है तो प्लस, 2 कांस्टेंट है बाहर रख करके एक्स को अलग से सॉल्व कर दो लिमिट लगा के। समझ में आया तो बात? दोनों का आंसर सेम आएगा। दैट इज अप टू यू। अगर तुमको ऐसा कोई सिचुएशन में लग रहा है कि हम इतना बड़ा में एक बार एक्स की जगह 2 और एक बार माइनस, एक बार 1, मतलब एक बार अपर लिमिट और फिर एक बार लोअर लिमिट, जो मैंने जो बताया, अगर ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको अलग कर दो और इस पार्ट को अलग कर दो। ऐसा भी हम कर सकते हैं कांस्टेंट को बाहर रखें, एंड देन वी कैन पुट वंस अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। सेम वे यहां पे हम अपर लिमिट लगा सकते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। ऑलराइट एवरीवन, समझ में आया तो बात? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? जस्ट नोट डाउन दिस एग्जांपल, और जो भी मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा है इसको एक बार नोट कर, ठीक है? Let us see the next question, that is number 2. Suppose we have 0 to 1, 1 by 1 plus x square. Now tell me everyone, what is integration of 1 by 1 plus x square? It is tan inverse x, all right? Minus 1 by. No, yes. What is no, that? It's tan inverse x. 1 by x. It's 1 by 1 plus x square, okay? So it is how much? Tan inverse x, all right? And then after this line, you have to put at the place of x upper limit, and then you have to put at the place of x lower limit. Now what is tan inverse 1? Now tell me, 1 is tan of which angle? मतलब tan किस कौन से angle का value? 45 degree. It's 45 degree. That is pi by 4. We will always make this habit of writing answer in radian only. Okay, will not answer in degrees. Okay, हम लोग डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम लोग रेडियन में लिखेंगे हर एक चीज। Now what is tan inverse of tan pi by 4? And what is tan inverse of tan 0? So what is the answer? It is pi by 4. All right, everyone? Now everyone note down, after this question I'm giving you the next sum. It is 0 to pi by 6. Clear? And the question is sine square x. Everyone integrate this and get the answer. Okay? अरे अब इसको इंटीग्रेट करके आंसर क्या आ रहा है एक बार निकालो तो फटाफट। So we find that sine square x cannot be integrated in this form. So that's why what we'll do, we will write sine square x as 1 minus cos 2x whole thing divided by 2 first. इस हाफ को बाहर ले लेना। So we have 0 to pi by 6, 1 minus cos 2x. Now tell me, what is integration of 1 dx? Integration of 1 dx is how much? X. What is integration of cos 2x?
Yes, it is half into sine 2x. All right. After integration is over, now we will put limit, substitute limit. और इसमें हम क्या करेंगे, एक बार x के जगह पे हम लोग अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. So if I substitute upper limit, we'll get pi by 6 minus half into, what is 2 into pi by 6? Are you getting my point? What is 2 into pi by 6? Clear? Minus x के जगह 0 लगा देते हैं हम लोग. तो ये हो गया 0 minus half into sine 0. Now what is the value of sine pi by 3? Pi by 3 is 60. So what is the value of sine 60? Root 3 by 2. 0 sine 0 0, तो ये पार्ट को लिखने का जरूरत ही नहीं है. So what is the answer? It is half pi by 6 minus root 3 divided by 4. This is your answer. All right, everyone? Next sum. नहीं, pi by 6 for 22 is there. Now the next question is I equals to 0 to pi by 4 tan square x dx. Okay, integrate this. So everyone note down, I just made mistake in writing the question. It's not 0 to pi by 2, but 0 to pi by 4. Okay, cover down. I mean, solve this up. So we find that tan square x can be written as sec square x minus 1 because tan square x is not in integrable form. Okay, means we have to convert. We have to write this in the form where it can be, integrated, where the integration of the formula can be applied. Now, what is integration of sec square x? ये सब चीज तो बताना नहीं है because you already तुम लोगों ने indefinite में सीखा ही है. It is 1 minus pi by 4. I think this is the answer. All right. Now मैं यहाँ पे इसके ऊपर based मैं 3-4 मतलब maximum 3 सम मैं दे रहा हूँ. एक बार फटाफट solve करें, then we will move to the next type, that is how to solve if you have substitution. अगर definite integral में substitution का concept लगाना हो तो कैसे solve करेंगे? But पहले मैं जो 2-3 सम दे रहा हूँ पहले वो कर. ठीक है, ध्यान दो. So the questions are minus pi by 4 to pi by 4, 1 by 1 plus sin x. Okay. Second question is 1 divided, lower limit is 1, upper limit is 2, and we have 1 divided by x plus 1 into x plus 2. Okay, these are the two questions you have to do just now, and then we will see integration by substitution. Okay, ठीक है, दो सम करो फटाफट. So see the answer of the first question. First of all, we need to rationalize. All right. To integrate this, we need to rationalize first. So we will get in the numerator 1 minus sin x, and in the denominator you'll get what is a plus b into a minus b? A square minus b square. So you'll get 1 minus sin square x. What is 1 minus sin square x? Cos square x. It is cos square x. Now we can split with all the terms of numerator with the denominator. So we will get minus pi by 4 to pi by 4, 1 by cos square x,
minus sin x by cos square x. Okay. Now 1 by cos square x can be written as what? Sec square. Sec square x. And finally, sin x by cos square x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Sec x tan x. You know that sin x by cos x becomes tan x, and 1 by cos x becomes sec x. Sec square x का integration होता है tan x. And what is integration of tan x into sec x? Sec x. It is sec x. If you put upper limit once, if you put upper limit so at the place of x, if I put pi by 4, you'll get tan pi by 4 minus sec of sec pi by 4. Okay. Then again, if you put lower limit at the place of x, you'll get tan of minus pi by 4 minus sec of minus pi by 4. Now, what is the value of tan 45 degree? 1. The value of sec 45 degree is how much? Root 2. What is tan of minus theta? Minus tan theta. याद है ना, sec और cos में क्या होता है? Exceptional case होता है. क्या होता है? Yes, exceptional. it will stay the same sign. Yeah, negative sign will be eliminated here. Okay. So what is sec of minus theta? Sec theta. Minus minus plus tan 45 degree is 1. Minus minus plus sec 45 degree is root 2. Root 2 gets cancelled and the answer is 2. Okay. इसमें बताओ तो क्या किया तुम लोगों ने सेकंड वाले में? So partial fraction. Partial fraction. वो क्या वो बहुत लंबा वाला मेथड किया या शॉर्टकट? So a by x plus 1 by plus b. इतना लंबा करने का जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को. सर हमने कांस्टेंट किया. कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक भी चलेगा अगर मल्टीप्लाई कर दे हम लोग तो. ठीक है, नोट डाउन. See, there are several ways of doing this sum. जैसे बहुत लोग क्या किया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, तो तुम लोग यहाँ पे कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं. याद है स्पेशल इंटीग्रल्स में मैं बताया था कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में तो पार्शियल भी लगा सकते हैं. लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग को मैंने पार्शियल स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि देखो इतना इजी सा क्वेश्चंस में हम लोग अगर ये a बाई एक्स प्लस 1 एंड b बाई एक्स प्लस 2 करके सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ये टेक्निक भी पता होना चाहिए इसमें टाइम बचाने का. हाउ वी कैन सेव टाइम इन दिस सम. नोट डाउन. इस सम में हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं देखना एक बार ध्यान से सबको. सी इन द न्यूमरेटर एट द प्लेस ऑफ 1 कैन आई राइट x प्लस 2? क्लियर? देन कैन आई राइट x प्लस 1 and just tell me one thing, इन दोनों के बीच में मुझे क्या साइन देना चाहिए कि आंसर कांस्टेंट है? माइनस. तो माइनस देने से कांस्टेंट क्या पूरा मैच ही कर जा रहा है 1. तो यहाँ पे मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, बस माइनस देके और ये सम खत्म हो जाएगा. इसको इससे स्प्लिट कर दो, इसको इससे, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1. ऑलराइट. उसके बाद इसको इससे स्प्लिट करेंगे, ये वाले को इससे, तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बाई x प्लस 2 बच जाएगा. ऑलराइट. अब देखो तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम सॉल्व करते हैं तो वही सेम ही चीज आती है. अब ये मत बोलना सर क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है. डेफिनेटली ये भी पार्शियल फ्रैक्शन ही है, बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पूरे प्रोसेस को नहीं शो करके डायरेक्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1? इट इज log ऑफ मॉड x प्लस 1. एंड यू नो x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल भी मल्टीप्लाई करना होता है, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? If you multiply the reciprocal of 1, there will be no change. What is integration of 1 by x plus 2? उसके बाद एक बार अपर लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो 2 plus 1 3, 2 plus 2 4 हो जाएगा.
और एक बार हम लोग x की जगह लोअर लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 minus log 3. Let us open the bracket. Okay, what is log 3 plus log 3? 2 log 3. अच्छा बताओ, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? Can I write log 4 as log 2 का स्क्वायर? है कि नहीं? इसका बेस में कुछ नहीं, मतलब ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 2 बेसिक. Now tell me what is minus 2 log 2 minus log 2? log 2 plus minus 3 log 2. Minus 3. This is it. And also ये क्वेश्चन का जो आंसर है लास्ट में, बहुत सारे फॉर्म्स में, अगर ये एक बात मैं बोल रहा हूँ, अगर मल्टीपल चॉइस, वैसे मल्टीपल चॉइस का कोई सवाल ही नहीं रह जाता, बट मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो प्रूफ पार्ट में है तो बहुत सारा ये फॉर्म्स में इसका आंसर दिया जा सकता है, उस फॉर्म में तुमको लाना पड़ सकता है. ऑलराइट, कहाँ पे इसको, वही मैं बोल रहा हूँ, आंसर बहुत सारे फॉर्म्स में भी लिखे जाते हैं. एक बार कॉपी करने यहाँ पे. Everyone note down the next question. ध्यान देना. Now the next question is I equals to 0 to let's say 2, and we have 2x in the numerator divided by 1 plus x to the power 4 in the denominator. So I'm just giving you a few minutes to think and answer me. किस समय क्या करना चाहिए बताओ? It is 0 to 2, 2x in the numerator, 1 plus x to the power 4 in the denominator. Tell me. So x square को substitute. Absolutely करेंगे. x square को t लेना चाहिए. क्यों बताओ तो? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 2x है, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है हम लोग को? 2x दिख रहा है. तो अगर मान लो मैं x to the power 4 को अगर मैं x square का होल स्क्वायर लिख दूं, तो बताओ तो x square का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x. So let us substitute x square with another variable, that is t. All right, because x square का डिफरेंशिएशन से 2x यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x dx equals to dt. आई थिंक तुम लोग को ये लाइन समझ में आ गया होगा सबको को. अब तो ये सब चीज समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट, या फिर dx equals to 1 by 2x dt, एक ही बात ना. यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज है ध्यान देना एक बार. यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, हम लोग को यहाँ पे लिमिट का भी वैल्यू चेंज करना होगा. प्लीज नोट डाउन हियर एवरीवन. कैसे चेंज करेंगे ध्यान देना. एक बात बताओ, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, ये किसका वैल्यू है? एक्स का वैल्यू है कि नहीं? क्या ये एक्स का वैल्यू है कि नहीं? तो एक बार एक बात बताओ मुझे, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर को टी से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, मतलब मुझे dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब हम क्या कर रहे हैं बताओ तो? पूरा इंटीग्रेंड को फंक्शन ऑफ x से फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब एक बात बताओ, ये किसका वैल्यू है? लोअर लिमिट अपर लिमिट x का वैल्यू है कि नहीं? मतलब मुझे यहाँ पे और एक्स्ट्रा चीज क्या करना पड़ेगा? मुझे लिमिट को t के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. समझ में मेरी बात? मतलब जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t के टर्म्स में, तो हमको लिमिट भी t के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे देखना है? इस सब्स्टिट्यूशन वाले एक्सप्रेशन को यूज करें. तो जब x का वैल्यू 0 होगा तब t का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो x की जगह 0 लगा देते हैं हम लोग, तो t का वैल्यू हो गया 0. और जब x के जगह पे हम लोग 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब 2 जब होगा, if the value of x is 2, then what will be the equivalent value of t? मतलब इस जगह पे जो x का वैल्यू 2 है, तो उस जगह पे t की जगह क्या है कि नहीं? So let us substitute at the place of x, put at the place of x 2. So अगर मैं x की जगह 2 लगा दूं, तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. Is this clear to everyone? Now let us come back to the integrand part में. ठीक है, इंटीग्रेंड पार्ट में हम लोग वापस से बाद में ये जो t है इसको x में कन्वर्ट करके फिर x का वैल्यू नहीं डाल सकते. So I becomes how much? Note down. जहां पे x का वैल्यू 0 है, वहां पे t का वैल्यू क्या लगा देंगे? जहां पे x का वैल्यू 2 है, वहां पे t का वैल्यू क्या लगा देंगे? और ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह पे लग जाएगा t.
और ये जो 2x dx है उसके जगह पे क्या लग जाएगा, dt लग जाएगा. All right everyone, I hope it is clear to everyone now. Now what is integration of 1 by 1 plus t square? Now let's put at the place of t 4 and 1's 0. Tan inverse 4. 4 is not a value of any standard angle. Leave as it is. What is tan inverse 0? 0. क्या था tan inverse 0? 0. So this is an answer. Now देखो अब ध्यान देना एक बार, हम लोग यहाँ पे इंडेफिनिट अगर होता तो क्या करते, इंटीग्रेशन के बाद e को वापस हम क्या चीज से सब्स्टिट्यूट करते बताओ तो, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे. क्यों बताओ तो, बिकॉज हमारा जो लिमिट है वो भी t के टर्म्स में ही है. तो यहाँ पे बहुत लोग ये रीजन देगा कि सर जब x के टर्म्स में अगर सॉरी जो लिमिट है वो x के t के टर्म्स में है तो क्यों हम लोग यहाँ पे लिमिट चेंज कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ दिस लास्ट में t के जगह पे x पर लगा देंगे और जो लिमिट है ये पुट करेंगे. तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे जो लॉजिकल मिस्टेक लगेगी, समझ में ना, मिस्टेक क्या लगेगा कि ये पूरा t में है और ये लिमिट क्या होता है बताओ तो 0 to 2, तो ये क्या होता है बताओ तो, ये x के टर्म्स में होता है. तो ये लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाता है. आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में जो तुमने बोला एकदम सही आएगा, ठीक है ना. बट एक्चुअली इस चीज को अगर लॉजिकली देखा जाए तो इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा फंक्शन क्या है, टी में है और ये लिमिट क्या में रहता है अभी भी, एक्स में. अगर हम 0 to 2 ही रख देते तो वो लॉजिकली क्या होता है, इनकरेक्ट होता है. लेकिन वही अगर मान लो मल्टीपल चॉइस का एग्जाम दे रहे हो तुम लोग, या मान लो तुमको सिर्फ वहां पे आंसर को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ तुमको आंसर लिखना है, वहां पे तुम ये चीज को स्किप करके डायरेक्ट एक्स में वापस लाके तुम सेम लिमिट लगा सकते हो. बट इसको अवॉइड करना, लेट्स इस चीज को सीख लो और वो भी पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो. अगर अभी इसके जगह पे मान लो टी की जगह पे हम वापस एक्स रिप्लेस कर देते तो वो क्या कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए. बट विल फॉलो दिस थिंग ऑन, ओके. हम वो लिमिट को जरूर से चेंज करेंगे. क्या है लिमिट, 0 to 4 है. समझ में सबके को. अब इसके बाद ये सब कॉपी करने के बाद एवरीवन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई थिंक ये वाला पार्ट सबका क्लियर हुआ ना, ये वाला पार्ट सबका क्लियर. Yes sir, it's clear. Now next sum. So the next question is 0 to pi by 2. It is sin x divided by 1 plus cos square x. Try this sum once. So everyone note down. We will substitute cos x with t because ddx of cos x is minus sin x. So we can write this as sin x dx equals to minus dt. I hope you are getting this line. Direct मैंने लिख दिया. You have to change the limit also. When the value of x is 0, the value of t will be how much? Cos 0 is how much? 1. And when the value of x is pi by 2, what is the value of t? Cos pi by 2 is how much? 0 की जगह 1 लगा दो, pi by 2 की जगह पे 0, cos x की जगह पे t, और जहां पे sin x dx है वहां पे minus dt. What is the integration of 1 by 1 plus t square? Tan inverse t. Now let us put upper limit once and then lower limit. What is the value of tan inverse 0? 0. बताना नहीं पड़ेगा. 5/4 is the answer. Okay, so basically today in this class what we saw is how to, what is actually how to solve the questions of definite and mode, not more than that. Actually कुछ और हम लोग थोड़ी ना नया कुछ सीखा. क्या मैंने आज कोई नया इंटीग्रेशन का टेक्निक बताया? नहीं, बस एक जगह डिफरेंट है. डिफरेंट तुम लोग सीखा. क्या लिमिट को चेंज किया जाता है जब हम डेफिनेट में सब्स्टिट्यूट करते हैं. और कुछ भी नया नहीं. ऑलराइट, सो विद दिस मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ कंप्लीट करके कल तक प्लीज रेडी रखो. ठीक है, कल तक रेडी रखना. ओके, आज ही होमवर्क मिल जाएगा.